अब अपन पढ़ रहे देवनागरी लिपि की विशेषताएं कि क्या क्या विशेषताएं हैं इस लिपि की। इसकी 7-8 विशेषताएं हैं मुख्य मुख्य। देखिए आप क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली है कि उच्चारण वो लेखन में एक रूपता, यानी कि जैसा बोलोगे ना आप वैसा ही लिखा जाएगा। क बोलेंगे तो क की ध्वनि लिखी जाएगी, यानी कि उच्चारण करने में और लिखने में दोनों में एक रूपता है, समानता है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी है कि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है और जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। आप जैसा बोलोगे ना वैसा का वैसा इसमें लिखा जा सकता है, और आप जैसा लिखोगे उसको वैसा का वैसा पढ़ा जा सकता है। ये देवनागरी लिपि की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है कि प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह निर्धारित है। कोई सी भी ध्वनि हो, एक ध्वनि के लिए दो लिपि चिन्ह नहीं है। अपन क बोलते हैं तो उसके लिए क लिखते हैं, लेकिन ख बोलते हैं अपन ख, क ख ग घ, यानी कि हर लिपि के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह है इसमें, है क्या नहीं। आगे देखिए आप चौथी विशेषता कि केवल उच्चारित ध्वनियों का ही लेखन किया जाता है। देवनागरी लिपि में जिन ध्वनियों को उच्चारित किया जाए, जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हीं का लेखन किया जाता है। बाकी जिनको बोलते नहीं उसका लेखन कैसे होगा इसमें। भाई आप चुपचाप बैठे हो, उसका लेखन थोड़ी हो सकता है। आपके मन में क्या भाव है उसका थोड़ी लिखा जा सकता है। कि केवल जो ध्वनियां उच्चारित की जाती है उन्हीं ध्वनियों का इसमें लेखन किया जाता है। पांचवी विशेषता है अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह है। अल्प प्राण महाप्राण आप पढ़ा, क के लिए क और ख के लिए दूसरा क। जैसे अल्प प्राण तो ये है और ये महाप्राण है। जैसे मान लो ये ग अल्प प्राण है तो ये महाप्राण है। तो अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए इसमें अलग अलग लिपि चिन्हों का निर्धारण किया गया है। छठी विशेषता है यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है उसी से तो विकसित हुई है कि ब्राह्मी लिपि के समान है। ये भी कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं। यानी कि लिखने का क्रम कैसा होता है, इधर से इधर लिखते हैं अपन, न कि इधर से इधर, बाएं से दाएं लिखी जाती है। यानी कि इस प्रकार इसको लिखा जाता है। ये बायां है और ये दायां है, इधर चलता। वर्णों की बनावट कलात्मक और सुंदर है। वे है तो कलात्मक, बड़े सुंदर लगते हैं वर्ण। आगे आता है कि वर्णमाला में वर्णों का क्रम वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कैसे क्रम देखिए आप, यहां से शुरू होते हैं अपने अ आ ई उ आगे आते जाते हैं। मतलब एक वैज्ञानिक सिस्टम से जमाया गया सारे क्रमों को। जैसे आप देख लीजिए, आप अको विसर्जन कंठे, सबसे पहले कंठे क वाले आते हैं, क ख ग घ। फिर देखो आप क के बाद क्या है, च वर्ग आता है, च छ ज ज तालु से आएगा। हाँ, फिर उसके बाद आता है क च ट, ट वर्ग, ट ठ ड ड मूर्धा से आएगा, ऋतु रसनाम मूर्धन्य। फिर इसके बाद आता है त, त वर्ग धातु से, त थ द द न। फिर प वर्ग, प प प प म। यानी कि वैज्ञानिक क्रम है, एक सिस्टम से वर्णों को जमाया गया। पहले कंठ वाले, फिर आगे, फिर इस प्रकार लास्ट फोटो वाले वर्णों को इस प्रकार वैज्ञानिक क्रम से इनको जमाया गया है। ठीक है, अब आगे लिखिए देखें। देवनागरी लिपि के दोष यानी कि विशेषताएं पढ़ने के बाद हम इसके पढ़ रहे हैं देवनागरी लिपि के दोष। इस लिपि में क्या क्या दोष है, कहां कहां इस लिपि को पढ़ने में और लिखने में दिक्कतें आती है। देखिए पहला है वर्ण द्वैधता। वर्ण द्वैधता यानी कि एक ही वर्ण के लिए दो दो वर्ण होना, एक ही ध्वनि के लिए दो दो वर्ण होना। एक ही उच्चारण के लिए अगर दो दो वर्ण होंगे तो वहां पर तो वर्ण द्वैधता यानी कि भ्रामकता होगी लोगों को, भाई ये वाला लिखे या ये वाला लिखे। तो यहाँ पर कि एक लिपि चिह्न के लिए दो वर्णों को होना, एक लिपि चिह्न के लिए कितने वर्णों का होना, दो वर्णों का होना। जैसे आप देखिए पहले ये अ चलता था इस प्रकार से, अब वर्तमान में ये अ चलता है। अब अभी वर्तमान में क्या गया, ये आगे वाले को हटा दिया गया, यही लागू है, ये इसको अमानक घोषित कर दिया गया। आप पुराने ग्रंथों में इनमें देखोगे तो आपको ये अ मिलेगा, कहीं पुराने जो शब्द कोश देखोगे तो आपको उसमें यही अ मिलेगा। लेकिन अब ये लागू कर दिया। ये देखो अणा ऐसे लिखा जाता था पहले, इसको अमानक घोषित कर दिया, और ये अणा वाला जो दूसरा रूप है इसको वर्तमान में माना जाता है। पहले की पुस्तकों में आपको ये अणा मिलेगा कहीं नहीं। ये आता है झ, देखो ये भ की तरह दिखता था, भ की, तो लोग कंफ्यूज होते थे ये भ है या झ है। अब ये झ वर्तमान में ये मानक रूप कर दिया, जबकि पहले ये चलता था। तो दोनों चलेंगे तो कंफ्यूजन होगा इसे, वर्णों में द्वैधता आएगी, दोहरापन आएगा। तो यहाँ पर ये पहले वाले रूप को तो क्या कर दिया गया है, अमानक, और दूसरे वाले रूप को मानक घोषित कर दिया गया। इनके वर्तमान में ये दूसरे वाला रूप भी प्रचलित है। ठीक है, तो वर्ण द्वैधता इसका एक दोष है। दूसरा इसका दोष है देवनागरी लिपि का भ्रामकता।
कई जगह क्या होता है, दो वर्णों की बनावट एक जैसी होना, दो वर्ण एक जैसे लगते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, लोगों को भ्रम हो जाता है यार ये म है या ब है, ये ग है या द है। तो देखो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। देखो ये म, अब यहाँ एक गुंडी लगा दी जिसमें ये क्या बन गया, भ बन गया। तो ये भ्रामकता उत्पन्न करते हैं कई लोग, कई कई जगह। ये ग है, अब कई लोग अगर मानो यहाँ थोड़ी सी गुंडी लगा दी तो द बन जाता है, तो ये भी भ्रामकता करता है। देखो ख, ये तो दुनिया में सभी ऐसे लिखते हैं अधिकतर, ये ख लिखते हैं भाई, ये ख नहीं, ये तो रव है, ये तो रव है। और ये होता है क जिसको अपन ऐसे ऐसे मिलाकर लिखते हैं, तब क्या होता है, अगर आपने ये ऐसे लिखा तो ये तो अलग हो गए दोनों, र और व हो गया। तो ये क्या करते हैं, अपने को भ्रामक का भ्रामकता उत्पन्न करते हैं। हम जल्दबाजी में लिखते खाना खाने गया था, ऐसे लिख देते हैं, लिखते हैं ना। तो ये अपने, ये तो रवाना हो गया, फिर खाना थोड़ी खाने गया था, रवाना खाने गया था वो, तो फिर तो रवाना नहीं होना। आपको ये ध्यान रखना है, ये कुछ ही वर्णों में है, तो आप ऐसे ये ख वाली ध्यान रखनी, द और ध और एक म और भ। तो ये क्या करते हैं लोग अपने इस देवनागरी लिपि में भ्रामकता उत्पन्न करते हैं। तीसरी है जटिलता, भाई इसका मात्रा विधान जटिल है, बहुत खतरनाक इसकी मात्रा का विधान। कोई मात्रा है तो व्यंजनों के पहले लगती है, कोई व्यंजन के बाद में लगती है, कोई व्यंजन के नीचे लगती है, कोई व्यंजन के ऊपर। तो दिमाग खराब होता है कि नहीं बताऊं भाई। छोटी, अब जैसे मान लो ये वन है, एक इधर से भी लगती है, एक इधर से भी लगती है। अब कहां पर ये लगानी है, कहां पर ये लगानी, समस्या उत्पन्न होती है। नीचे भी लागत है और ऊपर भी लागत, खट्टी लगाओ, समझ में ना हो। तो ये क्या करती है चीजें, इस देवनागरी लिपि के दोष है एक तरह से, इनकी वजह से इसको पढ़ने में दिक्कत आती है। अपने को तो हिंदी आती है इसलिए, लेकिन कोई व्यक्ति मान लो हिंदी सीखना चाहे तो पसीना छूट जाए पापा, अंग्रेजी फटाफट सीख जाते हैं, रोमन लिपि में आते अलग अलग होते हैं, लेकिन मात्राओं में बहुत लोग धच्चा खा जाते हैं। तो ये मात्रा विधान क्या है इसका, जटिल है। कोई तो व्यंजनों के पहले लगती है, कोई बाद में लगती है, कोई ऊपर लगती है, कोई नीचे लगती है। अगला है वर्णों की बनावट कठिन है भाई, अपन तो बना देते हैं, लेकिन कोई नया मान लो कोई अंग्रेज है, उसको तो हिंदी सीख, तो ह फ ब र, वर्णों की बनावट थोड़ी जटिल है इसकी। हाँ, वर्णों की बनावट क्या है, थोड़ी जटिल या कठिन है। वर्णों की संख्या अधिक है, वर्ण भी बहुत सारे हैं। अंग्रेजी में तो 26 ही देखो, ABCD 26, उसी में स्वर भी आ गए, उसी में व्यंजन भी आ गए। अपने हिंदी में 11 तो स्वर है, 33 व्यंजन है, फिर बजा बुझा और भी तो जब अयोगवाद होने आता, अड़ा अड़ा अंग 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 सारा क्या। आगे देखो, सिप्र लेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। सिप्र मतलब तेज, तेज गति से नहीं लिख सकते इसको। तेज गति से लिखने में इसमें क्या आती है, दिक्कत आती है कि कोई मात्रा गड़बड़ हो जाती है या वर्ण ढंग से नहीं बनता है, तो तेज लेखन के लिए ये उपयुक्त नहीं है। मुद्रण और टंकण में असुविधाजनक है, वो मुद्रण करते हैं, टाइपिंग वगैरह करते हैं, उसमें असुविधा होती है, इसमें मात्रा लगाने में दिक्कत आती है। अपन मोबाइल के बाद टाइपिंग करते हैं तो एक मात्रा के लिए कई बार चक्कर में यार किसा लग गया, मान दो मात्रा लगा के बाद बिंदी लगानी हो तो समस्या आ जाओ, हाँ हलंत लगाने हो तो समस्या आ जाओ। तो मुद्रण और टंकन यानी कि टाइपिंग वगैरह में इसमें असुविधाजनक यानी कि दिक्कत आती है। संयुक्त अक्षर जटिलता को बढ़ाते हैं, वो संयुक्त अक्षर बीमारी कर देते हैं, उसका कसरत तरह गेसर, हाँ आते ना चार, ये कसा, ये तरह, ये बोलते हैं जे और एक सरा, ये जटिलता बढ़ाते हैं भाई। करते नहीं करते भाई, कसरत तरह कान लगाना है, कान नहीं लगाना, तो ये संयुक्त अक्षर जटिलता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे ये देखो दो दो, अब ये तो है इसे परमानेंट, उसके अलावा दो अक्षर या दो वर्ण मिलकर एक साथ आ जाए तो संयुक्त अक्षर यहाँ देखो दो, अब किसको मतलब भाई ये वो पूरा है, जबकि वो तो पूरा है यहाँ पे। अब ये ध का दिखना दिख रहा है, जबकि इसकी बीमारी क्या है, इसमें द है और ए है इसमें, तो हाँ दे है ये तो, लेकिन दिख कहाँ रहा है इसमें, ना तो द दिख रहा है ना ए दिख रहा है, तो जटिलता को बढ़ाते हैं। ये देखो सरा, अब ये स तो इसमें ये वाला सा तो कहीं नहीं दिख रहा है इसमें, जबकि ये है इसमें, तो और र ना दिख रहा है, र तो दिख ही ना रही इसमें, तो र तो ये र तो पूरा आता है, ये और बीमारी काय पूरा इधर काय इधर। हाँ आगे देखो, ये देखो ब्रा, अब ये ब तो दिख गया, लेकिन ये डंडा करते हैं भाई, इसका मतलब पूरा र मानना है, इसका मतलब पूरा र, अब पूरा दिख नहीं रहा उसको पूरा मानना पड़ता है। तो ये ब तो आधा है और ये र पूरा है यहाँ, ये यहाँ देखो आप ध और द, अब ये आधा दिख रहा है जो तो पूरा है, और ये पूरा दिख रहा है जो आधा है, ये जो है इसका संयुक्त अक्षर में जटिलता। ये ध दोनों वाला तो पूरा है, जबकि द दवात वाला है जो आधा है, यानी ये स्वर रहित है। ये देखो आप, ये तो बहुत बड़ी बीमारी करते हैं, क्यों यहाँ तो शायद न बीचा में ह का भीतर वाला, तो ये है और ये यहाँ पर है न,
अब ये न तो है पूरा, ह है आधा, लेकिन दिख तो पूरा क्या रहा है अपने को, ह दिखता है। ऐसे ये देखो ह और ये वो है बीच में, ये ह और ये म लगा दिया इसके, इसको तो कई लोग समझ अच्छा ब्रह्मा किसा लिखा, ब्राह्मण किसा लिखा, आती है ना दिक्कत। ये देखो प्रहलाद, अब प्रहलाद ऐसे कौन लिखा हुआ है, ह के बीच में ल कौन लगाओ, प्रहलाद जी इतना ज्ञान था मेरा कहा। हाँ तो यहाँ देखो ये ह आधा होता है, ये ल ऐसे लिखना चाहिए भाई, अगर प्रहलाद शुद्ध लिखे तो प्र ह ला, ये होता है प्रहलाद। अब आप बताएंगे ना प्रहलाद जी डायरेक्ट, हाँ तो काय पे क्यों धीरा धीरा ऐसे लिखते हैं ना। अब प्रहलाद आता जाने से फिर कहीं आगे देखो रेप का विधान जटिल है, ये र वाली मामला तो बहुत ही गड़बड़ी में। रेप का विधान ये चारों र है, एक तो ऊपर लगाया जाता है, एक री की मात्रा, एक के नीचे र लगाया जाता है, और एक ट्रक वगैरह में नीचे र लगाया जाता है। देखो इसको, ये तो सिंपल है कर्म, लेकिन र आधा है, ध्यान रखना, सर्व, चर्म और धर्म, ठीक है। यहां देखो हमें री, ये कृपा, गृह, वृत्त और वृहद। अब ये कहां ये लगाना है, कहां ये लगाना है, इनमें गड़बड़ हो जाती है। ये है क्रम, यानी कि इसमें अभी र पूरा है भाई, क प्लस र और म, ये है इसमें क्रम। अब दिख तो अपने को क्या रहा है, क पूरा दिखता है, लेकिन र है वहां पर पूरा। ये भ्रम, बोलने में र पूरा बोल रहे ना भ्रम। देखो प्र प्र खर प्र लाभ है ना, और ये होता है, ये नीचे लगता है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। अब ये ऐसे लगा दिया भाई, ये क्यों लगाया, जैसे एक है, मान लो ऐसे एक डंडा लगाएंगे तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, वर्णिंग कैसा हो गया देखो, बेकार सा। इसलिए भगवान यानी कि लोगों ने, विद्वानों ने क्या अच्छा लगाओ, दो लगाओ, ये दो टांगा लगाओ, तो दो टांगा लगाना है बाप, दो टांगा लगाना है, गड़बड़ होगी लोगों ने कहीं से दो टांगा डालो, ये दो टांगा कहीं कोई ना कर रहा, ये ट और ये नीचे पूरा र, यहाँ पर ट तो हलंत वाला यानी कि ट तो स्वर रहित है, और र पूरा है, ट्रक ऐसे बोलते हैं ना। फिर पीछे बोलो क, तो क्या हुआ ट्रक। फिर आता है ट्रंक, ये भी ऐसे ही है। ड्रैगन, देखो रे हो गया इसमें ड्रैगन, और ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर ही कहते ना, ट्रैक्टर ही कहते ना, र तो गायब कर दिया अपन, हर मां का ट्रैक्टर ले आजे, ताका ट्रैक्टर ले जा, वहां ट्रैक्टर ही कहा था ना, ट्रैक्टर हो दाई सूत्र हो जो, अब ट्रैक्टर कौन का तो जोर कौन लगा भाई, अतना जोर कोई ना लगा जाओ। ये गड़बड़ियां क्यों होती है भाई, इतना जोर कौन लगाए फालतू में, चाहे तो सेकंड गियर को अध्यापक बनो, जिंदगी को जिस जोर लगा रहे ना लगे, ट्रैक्टर में बढ़ सकते आगे चलो।